एमीन रिएक्शन बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट चेंज हो गया, इसमें आइसोसाइनाइड्स बनते हैं और ये मोस्ट अनप्लीजेंट स्मेल वाले होते हैं, मोस्ट अनप्लीजेंट स्मेल, इसलिए टेस्ट में भी यूज करते हैं हम एमीन्स की, प्राइमरी एमीन के टेस्ट में इस रिएक्शन को यूज करते हैं। और इवन क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम के साथ है, बट एनिलीन के साथ ये जो है नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, इसलिए प्रोडक्ट बदल जाएगा, आइसोसाइनाइड बनेंगे और इस रिएक्शन को हम राइमर टाइमन रिएक्शन नहीं बोलते, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कार्बिल एमीन रिएक्शन। यहां पर ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल का, CCl2 का, डाइक्लोरोकार्बीन का, इसलिए नाइट्रोजन पर अटैक होता है। यहां पर एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होती वहां की तरह, इसलिए कार्बन पर ना जाकर के यहां पर नाइट्रोजन पर जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन हार्ड बेस है लेकिन ऑक्सीजन के कंपेरिजन में लेस हार्ड बेस है, तो इसलिए डाइक्लोरोकार्बीन यही प्रेफर करता है और ये फैक्टर डोमिनेंट रहता है एरोमेटिसिटी वाला, उसमें लॉस नहीं होता। तो फिनोल में सॉफ्ट कार्बन पर डाइक्लोरोकार्बन अटैक करता है, लेकिन एनिलीन के अंदर सॉफ्ट कार्बन की बजाय नाइट्रोजन पर जो लेस हार्ड बेस है वहां पर अटैक करता है, इससे इस एरोमेटिसिटी यहां पर मेंटेन रहती है, इसलिए ये रिएक्शन चेंज हो जाती है, इसको हम कार्बिल एमीन रिएक्शन बोलते हैं और इसमें आइसोसाइनाइड बनते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल वाले मटेरियल बनते हैं। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है जो राइमर टाइमन के पैरेलल में हम कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में यह था कि फिनोल, एनिलीन और थायोफिनोल तीनों डिफरेंटली बिहेव करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, एल्केलाइन मीडियम में लें, यानी कि डाइक्लोरोकार्बन के साथ तीनों डिफरेंट टाइप की रिएक्शन करते हैं। और अगर हम यहां पर थायोफिनोल के साथ रिएक्शन देखें तो थायोफिनोल के साथ रिएक्शन इस टाइप से रहेगा, ये हमारे पास थायोफिनोल, थायोफिनोल है। अगर यहां पर हम डाई क्लोरोकार्बीन के साथ रिएक्शन देखें, इसका Cl2 के साथ रिएक्शन देखें इसका डाइक्लोरोकार्बीन के साथ, तो यहां पर ये फिर वापस सॉफ्ट एसिड और यहां पर सॉफ्ट बेस, और काफी स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट बेस है। सल्फर जो होता है बड़ी इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल करा सकता है, दैट इज द रीजन कि यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ये और C पर आता जाएगा और इधर से Cl को वापिस करता जाएगा। तो पूरे क्लोरोफॉर्म के साथ हम रिएक्शन देख लेते हैं, CH Cl3, तो 3 स्पीसीज आएंगे और इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे C, बिकॉज ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर एक बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव करेगा और Cl को रिप्लेस करेगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू रिप्लेस करके और इसके साथ अटैच होते जाएंगे। ये रीजन रहता है कि मीडियम रिएजेंट सिमिलर दिए हैं हमने तीनों के अंदर, क्लोरोफॉर्म को बेसिक मीडियम में दिया है लेकिन रिएक्टेंट अलग अलग रखे हैं हमने। यहां पर फिनोल के साथ राइमर टाइमन रिएक्शन होगी, एनिलीन के साथ नाइट्रोजन पर अटैक होगा और वहां पर हमारे पास आइसोसाइनाइड्स बनेंगे, कार्बिल एमीन रिएक्शन होगी। और अगर हम थायोफिनोल के साथ देखें तो थायोफिनोल के साथ जो थायोफिनोक्साइड आयन है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और Cl को रिप्लेस करेगा और ये प्रोडक्ट हमारे पास तैयार होगा। तो तीनों ही डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे सेम रिएजेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट इन राइमर टाइमन रिएक्शन। फिनोलिक के पैरा पोजीशन को हमने ऑक्यूपाई कर दिया है, फिनोल की पैरा पोजीशन को CH3 रख दिया है, राइमर टाइमन की कंडीशन दी है, तो हमने देखा है कि पैरा एल्डिहाइड की जगह जो बेंजल क्लोराइड टाइप का कंपाउंड हमारे पास बना है, तो ये कैसे बनता है इसका हमको एक्सप्लेनेशन देना है। तो देखो क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा, ये रिएक्शन यहां क्यों रुकेगी।
अगर पैरा पोजीशन को हम प्रिवेंट कर दें, CH3 लगा दें पैरा पोजीशन पर, और फिर अगर हम राइमर टाइमान की कंडीशन दे रहे हैं, NaOH के साथ क्लोरोफॉर्म देके हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, राइमर टाइमान की कंडीशन दे रहे हैं, क्लोरोफॉर्म एल्कलाइन मीडियम में लेकर के और हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ये हम एसिडिफिकेशन करवा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है एक ऑर्थो आइसोमर तो बना, फॉर्माइलेशन ऑर्थो पोजीशन पर हुआ, बट पैरा पोजीशन पर फॉर्माइलेशन नहीं हुआ। ये प्रोडक्ट बना, बेंजल क्लोराइड टाइप हमारे पास कंपाउंड बना है, बेंजल क्लोराइड टाइप। इसका रीजन ढूंढते हैं हम, इसका क्या रीजन होगा। तो बच्चों ये तो जो जर्नल मैकेनिज्म है जो हमने देखा उसी से बन जाएगा, लेकिन पैरा पर CHO ग्रुप क्यों नहीं आता है उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में बच्चों ये चीज होगी कि जब हमारे पास ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन अटैक करेगा, सपोज इसका अटैक पैरा पोजीशन पर समझना चाहते हैं, तो ये यहां आएगा, ये यहां चला गया, जिससे ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगा तो ये जा करके इस जगह पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो इस जगह से हमारे पास ये चीज बनेगी। अब जैसे ही ये चीज बनेगी तो आगे इसका हाइड्रोलिसिस, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोलिसिस जो है OH नेगेटिव है, वो नहीं हो पाएगा। हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं हो पाएगा हाइड्रोलिसिस? अभी हमने मैकेनिज्म को अगर ध्यान से देखा हो तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोलिसिस के लिए बेंजाइलिक पोजीशन होना चाहिए, जो यहां पर लैकिंग है, बेंजाइलिक पोजीशन नहीं है। दूसरी बात, यहां पर जो हमारे पास स्पीसीज बन रही है वो न्यूट्रल स्पीसीज है जो अल्कली के साथ कांटेक्ट में आ रही है। तो हमारे पास 4 स्पीसीज बननी चाहिए थी जो अल्कली के साथ उस पर कांटेक्ट में रहती, जिससे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल था। तो यहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं होने के रीजन, एक तो लेकिंग ऑफ, आगे रिएक्शन नहीं जाएगी, लेकिंग ऑफ बेंजाइलिक पोजीशन, लेकिंग ऑफ बेंजाइलिक पोजीशन है, बेंजाइलिक पोजीशन नहीं होने से हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो इसके अंदर ये है कि यहां पर ये न्यूट्रल स्पीसीज है जो कांटेक्ट में आ रही है, आयनिक स्पीसीज नहीं आ रही। न्यूट्रल स्पीसीज विल बी इन कांटेक्ट विद बेस। ये दोनों चीजें, एक तो लेकिंग बेंजाइलिक पोजीशन का, इसलिए बेंजाइलिक पोजीशन होना मस्ट था आगे का स्टेप होने के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए। एक तो इसका लेकिंग है बेंजाइलिक पोजीशन का, और दूसरा इसमें न्यूट्रल स्पीसीज है जो बेस के कांटेक्ट में आ रही है, इसलिए OH नेगेटिव का अटैक इस पोजीशन पे नहीं हो पाएगा और रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। इसके इन दोनों रीजन के अलावा एक और भी आप रीजन दे सकते हो यहां पर, कि यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है वो इस जगह पे होना है, इस कार्बन के ऊपर होना है। इस कार्बन के ऊपर अगर OH अटैक करने आएगा या तो SN1 मैकेनिज्म होना है या SN2। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो है नियो टाइप का कार्बन आ रहा है, नियो जो है आपके पास, इस कार्बन से या स्टेरिक हिंड्रेंस बन रही है, काफी स्टेरिक हिंडर्ड है ये जगह, दिस प्लेस is sterically hindered, this place is sterically hindered। क्यों? ये नियो पेंटाइल टाइप प्लेस है,
इस कार्बन पर OH का अटैक नहीं हो सकता, ना तो SN1 के थ्रू क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, ना SN2 के थ्रू बिकॉज यहां पर स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है, इसलिए SN1 और SN2 दोनों ही प्रिवेंट हो जाएंगे, रुक जाएंगे। दैट इज द रीजन कि हमारे पास ऑर्थो आइसोमर तो बन जाता है, लेकिन पैरा आइसोमर पर फर्दर स्टेप जो हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप होता है वो नहीं हो पाता यहां पर, इसलिए ये कंपाउंड पर यहीं पर रिएक्शन रुक जाएगा। तो अगर हम ऐसा कोई पोजीशन देखें, फिनोलिक ग्रुप में CH3 पैरा पोजीशन पर है, तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनाएंगे ऑर्थो प्रोपर प्रोडक्ट बनाएंगे और ये बीच में हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट रोक देंगे और ये प्रोडक्ट हम बनाएंगे। ये रीजन होता है कि ये बनता है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक रिएक्शन दिया हुआ है, रायमंड टाइमान से रिलेटेड ही है, जिसके अंदर हमको ABC बीच के प्रोडक्ट देखने हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, रिसोर्सिनॉल का रायमर टाइमान रिएक्शन वाला रिएजेंट दिया है इसने, फिर A बना है, इसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसिटेट के साथ दिया है, B बना है, फिर इसको हाइड्रोलिसिस किया है, C बना है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये प्रोडक्ट क्या क्या है। ये हमारे पास रेसोर्सिनोल दिया हुआ है, इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो रायमर टाइमान की कंडीशन है, तो रायमर टाइमान रिएक्शन देना है। रायमर टाइमान रिएक्शन मतलब फर्स्ट तो फॉर्माइलेशन करना है, CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। तो CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर होगा, तो ये प्रेफर पोजीशन होगी क्योंकि ये इसके लिए ऑर्थो हो गई और इसके लिए पैरा होगी, दोनों OH के लिए। तो प्रेफर कंडीशन ये होगी, इसके पैरा भी बन जाएगा और इसका ऑर्थो भी बन जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा A हो जाएगा। अब A के बाद अगर हम ध्यान दें तो यहां पर फिर हमें जो कंडीशन दी हुई है वो ये कंडीशन दी हुई है, CH3 CO2 आइसो एसिटिक एनहाइड्राइड और CH3 COO Na सोडियम एसिटेट के साथ दिया हुआ है। तो बच्चों ये CO ग्रुप की रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड की रिएक्शंस होती है यहाँ की, यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और इसको परकिन रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप रायमर टाइमान रिएक्शन प्रोडक्ट, सेकंड परकिन रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल पर अटैक करेंगे, पर इसमें एक बात यह भी ध्यान रखने वाली है कि यहां पर जब हम अटैक करवाएंगे कार्बिल का, तो CH3 CO ग्रुप का जब अटैक करवाएंगे तो ये इस कार्बन पर अटैक करके साइक्लाइजेशन कर लेगा इसके साथ, और दूसरी बात ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है ये भी एसिटाइलेशन में चला जाएगा। तो यहां पर भी इस ग्रुप का भी अगर हम देखेंगे तो एसिटाइलेशन हो जाएगा। और इधर इसके अटैक के बाद यहां पर ये वाला ग्रुप पोजीशन में चला जाएगा। तो इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एक कार्बन, ये इसका कार्बन, दूसरा और ये वो, ये हमारे पास CHO के साथ आ गया। ये डबल बॉन्ड O भी है एक, ये लगातार नहीं रहेंगे और यहां पर एसिटाइलेशन हो जाने से O COCH3 बन जाएगा।
ये प्रोडक्ट बनेगा, ये साइक्लाइजेशन हुआ, साइक्लाइजेशन होने से CH2 CO ने पहले अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ और उसके बाद साइक्लाइजेशन हुआ, इधर भी इसका एसिटाइलेशन हो गया। तो बी में ध्यान रखना है कि यहां भी प्रोसेस कंप्लीट करना है, परकिन रिएक्शन के साथ इधर भी रिएक्शन करना है, तो ये हमारा बी बन जाएगा। जो थर्ड स्टेप दिया हाइड्रोलिसिस, अब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये जो है इसका हाइड्रोलिसिस वापिस होगा और वापिस ये अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीसरा स्टेप जो हमारा H3O पॉजिटिव है, फिर वापिस जो है एसिडिफिकेशन हमने इसका किया है, हाइड्रोलिसिस किया है, तो उसके केस में वापस OH इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां वापस OH ग्रुप आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, तो ये C हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह कॉम्बिनेशन में रिएक्शंस आती हैं, तो कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है कि भाई एक से ज्यादा टाइप की रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। पहले राइमर-टैमन कंसेप्ट लगा, राइमर-टैमन के साथ दूसरी कोई रिएक्शन, नेम रिएक्शन दिमाग में लाओ कि क्या आ सकती है। जैसे परकिन रिएक्शन आई, उसमें भी कुछ जो है बेसिक कंसेप्ट तैयार रखो कि OH है, एसिटाइल ग्रुप है, तो दोनों रिसोर्सिनोल का दूसरा OH भी पहले एसिटाइल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH के अंदर टूट जाएगा। इस टाइप से हम ABC, अगर हमें मैकेनिज्म पूरा क्लियर है तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन अनसोल्व होंगे, जिसके आंसर आपको ढूंढने हैं और इसके क्या प्रॉब्लम्स है वो अभी दिखाते हैं हम। और एंड में बच्चों 2 क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका सॉल्यूशन भेज सकते हैं। फर्स्ट है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ फिनोल रिमेन अनरिएक्टिव इन राइमर-टैमन रिएक्शन वाई। ए लार्ज अमाउंट ऑफ फिनोल रिमेन अनरिएक्टिव इन राइमर-टैमन रिएक्शन वाई। राइमर-टैमन रिएक्शन देखा था आपने, मेजर प्रोडक्ट भी सिर्फ 37% था, इसका मतलब बाकी फिनोल अनरिएक्टिव रहता है। उसका रीजन क्या है, मैकेनिज्म से ढूंढेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, राइमर-टैमन रिएक्शन ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट जो था पैरा और ऑर्थो में, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, व्हाई, इसका क्या रीजन है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढेंगे, निकालेंगे। तो बच्चों आप सब्सक्राइब करते रहिए, कैल्विन इस तरह आपके लिए नए नए टॉपिक लाता रहेगा। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है स्पेशली तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम के लिए